थांबा. सर इकडे बघा. आवाज येतोय का? येतो हो, येतोय येतो. येतोय. सर आवाज येतोय का? येतोय हो, येतोय. सुरू करू का? करा करा. करा करा. ओके. हो. विठ्ठलराव शिंदे कला महाविद्यालय टेंभुर्णी हिंदी विभाग, महाराष्ट्र हिंदी परिषद और हिंदी अध्ययन मंडल अहिल्या देवी होलकर विश्वविद्यालय शोलापुर, इनके संयुक्त तत्वावधान में आयोजित महाजालीय वर्कशॉप. इस महाजालीय वर्कशॉप के आज के वक्ता हैं प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार लवटे जी, और उनका विषय है महाजालीय शिक्षा प्रणाली, सुविधा और अवसर. पिछले एक वर्ष से हम कोरोना विषाणु से जूझ रहे हैं. पहली लहर 2020 मार्च में आई थी और दूसरी लहर आज मार्च 2021 में आ पहुंची है. पूरे विश्व की गति को इस विषाणु महामारी ने रोक दिया है. ऐसे समय में बहुत सारी परेशानियों को पूरी दुनिया को उठाना पड़ा, लेकिन जिस देश की रीढ़ की हड्डी शिक्षा होती है, उस शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत भी बहुत सारा बदलाव इस विषाणु महामारी के कारण आया हुआ है. दुनिया की गति रुक तो गई, स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद है. ऐसे समय में शिक्षा की गति को निरंतर रखने के लिए महाजालीय शिक्षा प्रणाली का आविष्कार यह कोरोना विषाणु की देन है. इस कोरोना विषाणु ने हमें बहुत कुछ सिखाया, नए नए अवसर हमारे सामने रखे, नवीन सुविधाओं का निर्माण किया. आवाज येत और नाही काय आवाज? इन सुविधाओं के येतोय चलते येतोय. आने वाली पीढ़ी को हम बिल्कुल बुद्धि से तंदुरुस्त रखने के लिए कि महाजालीय शिक्षा प्रणाली के जरिए उन तक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे थे. आज विठ्ठलराव शिंदे कला महाविद्यालय के प्रधान आचार्य डॉक्टर महेंद्र कदम जी की सूचना के अनुसार हमने इस वर्कशॉप का आयोजन किया और निमंत्रित किया डॉक्टर सुनील कुमार लवटे जी को. डॉक्टर सुनील कुमार लवटे जी कि जिन्होंने जिसे भी स्पर्श किया वो या तो अध्यापक बना, शिक्षक बना या एक अच्छा इंसान बना. इस महामानव का जो जीवन पट है, यह जीवन पट बिल्कुल आश्चर्यकारी जीवन पट है, क्योंकि इनका बचपन बालकाश्रम में गुजरा है. वहां से जीवन की यात्रा शुरू इन्होंने की, लेकिन जिनके दिमाग में लक्ष्य तक पहुंचना होता है, वह इंसान इन रुकावटों के आगे झुकता नहीं है. उसका उत्तम उदाहरण आप डॉक्टर सुनील कुमार लवटे जी हो. इन्होंने अध्यापक का काम महावीर महाविद्यालय कोल्हापुर में 1979 से 2010 तक निभाया. 2005 से 2010 तक ये प्रधानाचार्य के रूप में इसी कॉलेज में रहे. 1980 से 2010 तक शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के पीजी विभाग में ये हिंदी का टीचिंग करते रहे. साथ ही साथ ये रिसर्च के गाइड रहे हैं और इनके मार्गदर्शन के कारण आवाज 15 ये ना कि स्टूडेंट सर? अब तक एमफिल यह पदवी प्राप्त कर चुके हैं. इनके मार्गदर्शन के कारण 5 अध्ययनार्थियों ने पीएचडी प्राप्त की है. बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन आपने किया. इतना ही नहीं, दूरदर्शन और रेडियो पर अनेक कार्यक्रम आपने बहुत सफलता के साथ निभाए हैं. आपका स्वभाव जो है यह घुमक्कड़ रहा.
इसीलिए तो हिंदुस्तान की सरजमीन को छोड़कर आप पूरे विश्व के अंतर्गत हमेशा यात्रा करते रहे, जिसमें स्विट्जरलैंड की यात्रा है, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, बेल्जियम, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और मॉरिशस। इतनी जगह की विदेश की यात्रा इन्होंने की। इन्होंने हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य की हमेशा सेवा की। हिंदी की सेवा करते करते महाराष्ट्र भाषी होने के कारण इन्होंने बहुत सारा साहित्य मराठी में भी रचा हुआ है। एक साथ दो साहित्य की सेवा करने वाला यह ज्ञानी विद्वान हमारे शहर से है, पंढरपुर से है, इसका अभिमान मुझे है। इन्हीं के कारण आज मैं जो कुछ हूं वह लवटे जी का आशीष है। मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को अध्यापक बनने की ताकत और उनके पीछे मील के पत्थर की तरह लवटे सर खड़े रहे हैं। इनकी साहित्य की जो यात्रा है उस साहित्य की यात्रा को मैं शब्दों में बांध नहीं सकता, क्योंकि कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल काम है। ये परिचय के लालची नहीं होते। इनका परिचय, इनका स्वयं का जो जीवन है, इनके जीवन का पट है, इनके व्यक्तित्व को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा देता है। लवटे जी ने आज तक जितने भी पुरस्कार प्राप्त किए उनमें से जो धनराशि प्राप्त हुई उस धनराशि को इन्होंने शैक्षिक, सामाजिक और गरीब संस्थान के बीच उस धनराशि को दान दिया। यह धनराशि छोटी सी धनराशि नहीं है, करीब करीब 15 लाख रुपए की धनराशि इन्होंने हंसते हंसते इस संस्थानों को दान दी। साहित्य क्षेत्र के अंतर्गत यह बहुमुखी प्रतिभा का धनी इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि इनकी जो लेखनी है, इनकी जो कलम है, ये सभी विधाओं पर चलती रही। चाहे आत्मचरित्र हो, चाहे लघु कथा हो, चाहे लघु निबंध हो, कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, कि अपनी लेखनी को बहुत ही ताकत के साथ इन्होंने उजागर किया है। इनकी लेखनी साहित्य की सेवा में हमेशा चलती रही, आज भी निरंतर चलती है। इनका सबसे बड़ा काम जो है यह है ट्रांसलेशन का, अनुवाद का। मैं तो कहूंगा आने वाली पुस्तक के लिए बहुत बड़ा आदर्श डॉक्टर लवटे जी है। डॉक्टर लवटे जी की कुछ किताबों के नाम मैं आपको सुनाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे जितने भी हिंदी के अध्यापक भाई जो अध्यापक है और मेरे हिंदी के प्यारे प्यारे और मीठे मीठे जितने भी अध्ययनार्थी आज बहुत ही ललायत हो उठे हैं लवटे जी को सुनने के लिए। हम विश्वविद्यालय के अंतर्गत, शिवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत लवटे जी को जब सुनते थे तब से आज तक हमारी प्यास कभी नहीं बुझी। हम प्यासे से प्यासे ही रहे, क्योंकि इनकी जुबान से झरने वाले मोतियों को सुनने के लिए हम तब भी बेताब थे और आज भी बेताब थे। लवटे जी सच में एक आदर्श है, जिन्होंने साहित्य क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारा साहित्य रचा है। उसमें से मैं मराठी और हिंदी का साहित्य बताना चाहूंगा। इनके आत्मचरित्र के की 3 खंड है। एक खाली जमीन और आकाश, जो 2006 में रचा गया है और इसे पुरस्कार प्राप्त है। दूसरा खंड है आत्मस्वर, जिसका प्रकाशन 2014 में हुआ। तीसरा खंड है वेचलेली फुले, जिसका प्रकाशन 2018 में हुआ। इनके समीक्षात्मक ग्रंथ है, जिसमें भारतीय साहित्यकार 2007 में प्रकाशित है, वाचन 2008 में प्रकाशित है, भारतीय भाषा और साहित्य 2018 में प्रकाशित है, वाचा में अशे काही 2018 में प्रकाशित है। ये मराठी का समीक्षात्मक साहित्य है। वैसे ही हिंदी का इनका समीक्षात्मक साहित्य है। नाटककार शंकर शेष, यशपाल के पूरे साहित्य की इन्होंने समीक्षा की है। उसके साथ
साथ सेवड़े व्यक्तित्व और कृतित्व 1986 में प्रकाशित और सम्मान प्राप्त की इसे पुरस्कार प्राप्त ये साहित्य है। इनका हिंदी वेद साहित्य 2015 में प्रकाशित है। इन्होंने रची हुई जो कविता है मराठी की कविता सरत्या ऋतूचे वास्तव, इनका कथा साहित्य है दुःखहरण। उसके साथ साथ इन्होंने मराठी के अंतर्गत उपन्यास लिखा है जिसका नाम है नई नवी स्त्री। इनकी बहुत सारी लघु कथाएं हैं, उनमें से मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। स्वप्न आणि सत्य, विकसन, तीसरा है भाऊबीज जो 2003 में प्रकाशित हुआ, सरत्या सरी 2003 में प्रकाशित हुआ। इनकी लेखनी रूपक कथा पर भी चली और पूरे ताकत के साथ चली। वह रूपक कथा थी क्षितिज स्पर्श जिसका प्रकाशन 2002 में हुआ। इन्होंने बहुत सारे लघु निबंध लिखे हैं मराठी में जिनके नाम है रानफुले 2002, अजून येतो वास फुलांना 2003, मुखवटे 2004, सांझ सावल्या 2004। और वैचारिक निबंध अगर देखें तो वैचारिक निबंध पर भी इनकी लेखनी चलती रही, जिसमें वाणी तो चेतवावा, अज्ञातांच्या महाद्वारात, संकट, द्वितीय देवता महात्मा गांधी। इन्होंने बहुत सारा साहित्य ट्रांसलेट किया है जिसमें विस खांडेकर की श्रेष्ठ कहानियां 1983 में प्रकाशित और पुरस्कार प्राप्त है। इन्होंने स्वप्नभंग उपन्यास का भी भाषांतर 1984 में किया। इन्होंने रूपकात्मक कथा शांति 1997 में इनका ट्रांसलेशन की कथा संग्रह है। उसके साथ साथ बहुत सारा साहित्य इनके हाथों से आने वाले कल में रचा जाएगा जो हमेशा मानवता का प्रकाशन करता रहे। सर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये हमेशा मानवता के लिए जीते रहे, मानवता के लिए आदर्श रहे और आदर्शवत इन्होंने जीवन जिया। मुझे एक कवि की काव्य पंक्ति याद आती है। वो काव्य पंक्ति इस तरह की है जो इनके व्यक्तित्व पर पूर्णतः लागू होती है कि मैं आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, हर बार यही गलती करता हूं, हर बार यही गलती करता हूं, आदमी से प्यार करता हूं। मेरे जैसे छोटे आदमी के मुंह से इनके बहुत विशाल आकाशमय व्यक्तित्व को की प्रकाशित करने में मेरे लफ्ज बहुत ही छोटे हैं। मैं लौटे सर को सादर निमंत्रित करता हूं और मेरे सभी हिंदी के अध्यापक और जो स्टूडेंट है उनका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और मेरी वाणी को यहीं पर मैं विश्राम देता हूं। डॉक्टर लौटे जी प्लीज। धन्यवाद जाकिर जी। विठ्ठलराव शिंदे महाविद्यालय टेंभुर्णी के प्राचार्य, मेरे आत्मीय डॉक्टर महेंद्र कदम जी, इस पटल पर हमारे साथ है अनिल जाधव जी, और इस महाजालीय संवाद में मेरे साथ जुड़े अनगिनत अध्यापक, छात्र तथा छात्राओं। मैं प्रारंभ में ही इस महाविद्यालय को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बिल्कुल आधुनिक विषय पर मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। इस सत्र का ये उद्घाटन भाषण है। मैं इस सत्र की सफलता के लिए आरंभ में ही आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, जब इस व्याख्यान की योजना हम कर रहे थे तो कॉलेज की ओर से मुझे विषय दिया गया था महाजालीय शिक्षा प्रणाली की चुनौतियां। मैंने कहा कि जब हम शिक्षा को चुनौती मानते हैं तो उसमें एक नकारात्मक भाव आ जाता है, क्यों न हम इसको अवसर के रूप में देखें। तो फिर हमने इसका नामकरण किया था महाजालीय शिक्षा प्रणाली, अवसर और संभावनाएं। फिर
तीसरा विचार हमने किया, अरे ये तो सुविधा है, तो सुविधा और संभावनाओं पर हम क्यों न विचार करें। मैं सभी छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों सबको प्रारंभ में ही बताना चाहूंगा कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि महाजालीय शिक्षा प्रणाली पर मैंने बहुत पहले काम शुरू कर दिया था, करीबन 10-11 वर्ष के पहले, जब मैंने इस पर 2012 में हिंदी वेब साहित्य के रूप में एक प्रबंध प्रकाशित किया, तो हिंदी क्षेत्र में खलबली मच गई। लोग कहने लगे कि ये कहाँ का साहित्य है, वेब साहित्य। और जब लोग पढ़ने लगे तो लोगों को पता चला कि अरे ये एक नई दुनिया उजागर हो रही है। 2012 से लेकर 2021 तक की जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा में मेरी अपेक्षानुसार जो गति थी वह महाजालीय शिक्षा में नहीं आई थी। जबकि मैं प्राचार्य था, मुझे याद है 2005 में मैंने अपने महाविद्यालय में 2005 में, आप विश्वास नहीं करेंगे, थम से मैंने छात्रों की उपस्थिति शुरू की थी, प्राध्यापकों की उपस्थिति शुरू की थी। उस समय जो पाठ्यक्रम था हमारा, उसमें 40% पाठ्यक्रम हमने ई कंटेंट के रूप में पढ़ाना शुरू कर दिया था। तब लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये कहाँ की दुनिया में जी रहे हैं। कोरोना ने मेरा काम बहुत हल्का किया, भारतवर्ष को नींद से जगा दिया और तंत्र ज्ञान की दुनिया में साक्षर कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जाकिर जी बता रहे थे कि मैं घुमक्कड़ आदमी हूं। मैं सबको बताना चाहूंगा कि यदि आप अपने आप को अत्याधुनिक बनाना चाहते हैं तो दुनिया देखो। दुनिया देखने से एक शिक्षा का नया तत्व है, सीइंग इज बिलीविंग। आप पढ़ने से जितना नहीं समझते, देखने से अपने आप समझते हैं। महाजालीय शिक्षा प्रणाली कोरोना के संक्रमण काल में हम सब ने सीखी, छात्रों ने सीखी। छात्र तो पहले प्रशिक्षित ही थे, अध्यापकों को जद्दोजहद करनी पड़ी। मैं आज की तारीख में भी फिर भी बताऊंगा सारे अध्यापकों को कि हमारे सामने बैठे हुए जो छात्र है वह महाजालीय प्रणाली में जितने माहिर है उतने हम अध्यापक नहीं है। तो हमारा पहला काम है कि हम महाजालीय शिक्षा प्रणाली में ऐसी महारत हासिल करें कि छात्रों से हमारी कुशलता, हमारा ज्ञान, हमारी प्रायोगिकता, हमारी अनुप्रयुक्तता छात्रों से बढ़कर होनी चाहिए और उसके लिए हमें मेहनत लेनी पड़ेगी। एक शब्द है कंप्यूटर सेवी। अध्यापकों को बदलते युग संदर्भों में संगणक स्नेही बनना होगा। जो अध्यापक वर्तमान में संगणक स्नेही नहीं बनेंगे वह इस व्यवस्था में टिक नहीं पाएंगे। जैसे पहले हम कहा करते थे कि पब्लिश और पेरिश, कि आपको इस चॉक एंड टॉक की दुनिया में रहना है तो आपको लिखना होगा और प्रकाशित करना होगा। मैं नए संदर्भ में सभी अध्यापकों को यह बताना चाहूंगा कि आप नए युग के संदर्भ में इस व्यवस्था में अपने आप को स्थिर और सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो आपको महाजालीय अध्यापन की कुशलता हासिल करनी होगी और उसमें होने वाले नए नए तंत्र, नए नए ऐप, नए नए संसाधन हमें सीखने पड़ेंगे। हमारे जो छात्र है वह हमारे छात्र हमारी तुलना में ज्यादा संगणक स्नेही है। मोबाइल एक ऐसा साधन है शिक्षा का वर्तमान में कि जो पुस्तक का पर्याय बनकर, कॉपी का पर्याय बनकर हमारे सामने उभरा है।
मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आप ये आवश्यक मत समझिए कि आपके छात्र के हाथ में पेन होना चाहिए, आपके छात्र की सैक में पुस्तक होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपके छात्र के पास मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप है, तो उसका स्वागत आपको करना है। ये नए युग के स्लेट है। हमारी हमारे बचपन में हम स्लेट से सीखते थे, पाटी पेन्सिलनी शिकायचो। वह काम अब संगणक, टैबलेट, लैपटॉप और ये हमारा मोबाइल कर रहा है। मेरे जेब में पेंसिल और पेन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आज भी कोई अध्यापक, ये तो सिंबॉलिक में आपको दिखाने के लिए मैंने लाया है, लेकिन ये मेरा वर्तमान का साधन नहीं है। आज की तारीख में मैं पेन का इस्तेमाल नहीं करता, मैं पेन ड्राइव का इस्तेमाल करता हूं। छात्र और अध्यापक वर्तमान में यदि पेन की जगह पेन ड्राइव का प्रयोग करेंगे, कॉपी की जगह स्क्रीन का प्रयोग करेंगे, पुस्तक की जगह मोबाइल का प्रयोग करेंगे, तो ये समझ लो कि वह महाजालीय संगणकीय प्रणाली से जुड़े हुए हैं। तो ये शर्त है उसकी। मुझे याद है कि हमारा वर्तमान महाराष्ट्र शासन, उसके मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे पिछले चुनाव में एक घोषणा पत्र ले आए थे, और उस घोषणा पत्र में उन्होंने बताया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम छात्रों को मुफ्त में टैब देंगे। वो दूरदर्शिता थी उनकी। हालांकि उन्होंने नहीं दी है अब तक, लेकिन भविष्य में शायद वो दे देंगे। लेकिन उनके घोषणा पत्र में टैब का आश्वासन एक तरह से महाराष्ट्र में महाजालीय शिक्षा प्रणाली का आगाज ही था। आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जितनी जनसंख्या है उतने मोबाइल भारतवर्ष में है। मुझे मालूम है कि दूर दराज के देहातों में गरीब तबके के छात्र हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन मोबाइल आज की तारीख में हमारी जीवनावश्यक वस्तु बन गई है। मैं तो ये दावे के साथ आपको बताऊंगा कि नल को पानी न आने पर आदमी उतना बेचैन नहीं होता जितना कनेक्टिविटी जाने पर बेचैन होता है। ये संगणक से या महाजालीय प्रणाली से मनुष्य का जुड़ना जो है ना, वह हमें संगणक साक्षर बना रहा है और बना दिया है। अब भविष्य में हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, आज की तारीख में हम सिर्फ, जैसे कि अब मैं आपके सामने भाषण दे रहा हूं, ये कोई महाजालीय प्रणाली से पढ़ाना नहीं है। ये तो बस फलक की जगह पटेल आ गया और प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे थे, तो अप्रत्यक्ष रूप से हमने देखना बोलना शुरू कर दिया। एक तरह से चॉक एंड टॉक तक ही हम सीमित है। लेकिन जब महाजालीय प्रणाली की शिक्षा का विचार करते हैं तो उसके लिए एक नया शब्द है, प्लग एंड चग, कि जोड़ो और ओढ़ो। इस प्रणाली से जितने भी संसाधन, जितने भी ऐप, जितने भी तरह तरह के साधन हम महाजालीय प्रणाली में छात्रों को पढ़ाने में लाएंगे, तो हमारी शिक्षा दीक्षा अधिक रोचक बन जाएंगी। देखो, ये दूर शिक्षण है ना, महाजालीय शिक्षण एक अर्थ में दूर शिक्षण ही है। दूर संचार के साधनों से हम दूर बैठकर, जैसे मैं कोल्हापुर में बैठा हूं, आप टिम्बुर्णी के परिसर में है, बार्शी के परिसर में है, और
मुझे सुन रहे हैं। ये तंत्र ज्ञान का कमाल है। और ये जरूर नहीं कि मैं टिम्बुर्नी से जुड़ा हूं, मैं बारसी से जुड़ा हूं, मैं शोलापुर से जुड़ा हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कैलिफोर्निया से जुड़ा हूं, मैं टोक्यो से जुड़ा हूं, मैं बीजिंग से भी जुड़ा हूं। जब आप महाजाल पर आते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप दुनिया से जुड़ जाते हैं। तो महाजालीय शिक्षा प्रणाली अपने आप में एक वैश्विक शिक्षा प्रणाली है। पहले जब हम महाविद्यालय में जाकर पढ़ते थे और पढ़ाते थे तो 1 to 1 पढ़ाते थे। अब सारी दुनिया हमारी क्लासरूम बन गई, हम विश्व अध्यापक बन गए। मैं सारे अध्यापकों को बताना चाहूंगा कि पहले आप अपनी कक्षा में पढ़ाते थे, राजा थे, जो कोई 40 छात्र थे, उन तक ही आपका ज्ञान अज्ञान सीमित रहता था। अब आपका ज्ञान और अज्ञान दुनिया भर में फैल रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी महाजालीय शिक्षा प्रणाली ने बढ़ाई है, और वह एक नई सुविधा को लेकर हमारे पास पहुंची है। ये जो मेरा व्याख्यान है, ये बिल्कुल एक प्राथमिक प्रयोग है महाजालीय शिक्षा प्रणाली का। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि कितने सारे संसाधन, कितनी सारी सुविधाएं महाजाल पर हमारे लिए उपलब्ध है। मैं तो ये आजकल कहता हूं व्याख्यानों में, ये तो अली बाबा की गुम्फा है, इसमें ढेर सारे खजाने भरे हुए हैं। मैं छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहूंगा कि मैं भाषा का अध्यापक हूं। मेरे लिए क्या क्या संसाधन, यदि मैं चाहूं कि मेरे छात्रों को मैं संगणक के जरिए, संगणक के संसाधनों से भाषा शास्त्र या भाषा व्यवहार ठीक तरह से पढ़ाऊं, तो मैं कैसे पढ़ा सकता हूं, मैं आपको बताऊं। मैं हिंदी का प्राध्यापक हूं। ऐसी कल्पना करो कि मुझे प्रेमचंद की कहानी सदगति पढ़ाना है। मराठी का कोई अध्यापक है, उनके पास श्यामची आई नाम का उपन्यास है और उनको वो पढ़ाना है। मैं आपको पहले ही समझाऊं कि श्यामची आई अब ऑडियो में है, वीडियो में है और मुद्रित रूप में भी उपलब्ध है। आप कक्षा में श्यामची आई को मुद्रित रूप में पढ़ाएं, फिर उनको ऑडियो बुक छात्रों को दिलाइए, वो अपनी फुर्सत से कानों में मिर्ची लगाकर पढ़ेगा। तो आप अध्यापक कक्षा में जितने प्रभावी ढंग से उसको नहीं समझा पाते, छात्र खुद तल्लीनता से जब सुनेगा तो 10 गुना वो श्यामची आई को, किसी गोदान जैसे उपन्यास को, अनटचेबल उपन्यास को अंग्रेजी के, वह ऑडियो सुनेगा तो और अच्छे ढंग से पढ़ेगा। और वही उपन्यास वह वीडियो के रूप में देखेगा तो समझने का इजाफा होगा, और आपकी तुलना में 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना वो समझ पाएगा। मैं तो आज की तारीख में महाजालीय शिक्षा प्रणाली का हवाला देकर ये आपको पहले ही समझा देता हूं कि महाजालीय शिक्षा प्रणाली एक ऐसी नई शिक्षा प्रणाली है जिसको मैं स्वयं शिक्षा प्रणाली कहता हूं। अब अध्यापकों की आवश्यकता पढ़ने के लिए नहीं रही है। इसका कारण यह है कि महाजाल पर हम अपनी कक्षाओं में जिस ढंग से पढ़ाते थे उससे 10 गुना ज्यादा प्रभावी ढंग से पढ़ाने की व्यवस्था महाजाल पर उपलब्ध है। यदि आप समांतर शिक्षा व्यवस्था से लोहा लेना चाहते हैं, स्पर्धा करना चाहते हैं, तो आपका अध्यापन छात्रों को ऐसा उपलब्ध है जिसको मैं 24/7 कहता हूं कि वो 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध है। महाजालीय शिक्षा प्रणाली ने सुबह से 8 से लेकर 12 तक
के कॉलेज के समय को खारिज कर दिया है। मैं तो ये बताऊंगा आपको दावे के साथ कि औपचारिक शिक्षा पद्धति की छुट्टी महाजालीय शिक्षा प्रणाली ने कर दी है। परसों ही मैं एक प्रतिवेदन पढ़ रहा था, रिपोर्ट पढ़ रहा था, अहवाल पढ़ रहा था। वह अहवाल क्या बताता है दुनिया का कि महाजालीय शिक्षा प्रणाली में दाखिल होने वाले छात्रों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। औपचारिक शिक्षा की तुलना में महाजालीय शिक्षा व्यवस्था का प्रयोग छात्र दिनों दिन ज्यादा पैमाने पर कर रहे हैं। इसका कारण एकमात्र है कि हम मौखिक ढंग से जिस ढंग से नहीं पढ़ा सकते उसकी तुलना में 10 गुना 100 गुना प्रभावी ढंग से पढ़ाने की व्यवस्था महाजाली शिक्षा व्यवस्था में। मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहूंगा। कोई इतिहास का प्राध्यापक है या इतिहास का छात्र है, इतिहास का प्राध्यापक दूसरा विश्व युद्ध उसको कंठशोष से पढ़ाता है, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाता है, कुछ समझ में नहीं आता। बस इतना समझ में आता है कि दूसरा विश्व युद्ध दोस्त राष्ट्र और जापान के बीच चला, उसमें जापान की हार हो गई, दोस्त राष्ट्रों की जीत हो गई। उसमें कोई 50 लाख लोग मर गए, 50 लाख अपाहिज हो गए। इससे बढ़कर इतिहास का प्राध्यापक इतिहास के छात्रों को समझाने में अक्षम रहता है। लेकिन यदि वह प्राध्यापक दूसरे विश्व युद्ध के चित्रपट दिखाएगा, दूसरे विश्व युद्ध की फिल्म दिखाएगा, तो उनको पता चलेगा कि अरे अणुयुद्ध में कितनी ताकत होती है, कितना कितनी विभीषिका होती है, मनुष्य कैसे तबाह होता है, देश कैसे तबाह होता है। देखने से जो बात, देखो एक साथ फिल्म क्या क्या काम करती है, सुनाने का काम करती है, पढ़ाने का काम करती है, दिखाने का काम करती है, और आपके मन पर युद्ध का ऐसा असर डालती है कि दूसरे विश्व युद्ध की फिल्म देखने के बाद देखने वाले के हर एक के मन में यह भाव निर्माण होता है कि दोबारा ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए। इतिहास की सीख दूसरे विश्व युद्ध के फिल्म जिस प्रभावी ढंग से देती है वो हमारा अध्यापक नहीं दे सकता। महाजालीय शिक्षा प्रणाली की ये ताकत है। अंडरस्टैंडिंग पावर जितनी महाजालीय शिक्षा प्रणाली में है दोस्तों, उतनी ताकत मौखिक अध्यापन में नहीं है। लोग बार बार ये प्रश्न करते हैं, मैं उससे असहमत हूं। जाहिरी तौर पर आपको बता दूं, मैं उससे असहमत हूं। लोग ऐसा कहते हैं कि ये मानवीय शिक्षा व्यवहार और पटलीय शिक्षा व्यवहार, इसमें अंतर है। मुझे मालूम है कि मानवीय शिक्षा व्यवहार कब उपयोगी होता है, जब हमारे मन में आशंका होती है तो दूर करने के लिए। बाकी सारा काम महाजालीय प्रणाली करती है। तो महाजालीय प्रणाली के साथ आप मानवीय शिक्षा रखिए। दुनिया में जहां सारी शिक्षा व्यवस्था महाजालीय स्तरीय बन गई है, वे एक एड ऑन ऑप्शन छात्रों को दे रहे हैं कि आप ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरा करिए, जब आपको आवश्यकता होगी ऑफलाइन टीचर आपको उपलब्ध होंगे और आपकी शंकाओं का निरसन करेंगे। इतनी ही स्पेस नई शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक की रह गई है। मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं। आप मुझसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं पक्के बाल का अध्यापक हूं, मुझ पर जरा भरोसा रखो। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज इस तंत्र ज्ञान में हमारे पास कितने साधन लाकर रख दिए हैं। मैं छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहूंगा। वो बातें दोस्तों ऐसी है कि मैं
भाषा का अध्यापक हूं ना, तो मैं एफवाई में, एसवाई में, टीवाई में अपने छात्रों को क्या क्या पढ़ाता हूँ। कथा, उपन्यास, कविता, भाषांतर, आकलन, पत्र व्यवहार, व्याकरण, ये सब मैं पढ़ाता हूँ। और इसको पढ़ाने में मुझे वर्ष लगता है। मैं वर्ष में जितना पढ़ाता हूँ वह सब महाजालीय प्रणाली में 3 महीने में, और प्रत्यक्ष जिस ढंग से पढ़ाता हूँ उससे ज्यादा प्रभावी ढंग से पढ़ाने की ताकत महाजालीय शिक्षा प्रणाली में है। मैं छोटे छोटे उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। पहली बात यह है कि ये जो मोबाइल है ना, इस मोबाइल नामक डिवाइस ने, इस संसाधन ने हमें एक साक्षरता दे रखी है। वो साक्षरता क्या है? आप देखो, सोच कर देखिए। मैं जो प्रश्न करता हूं आप सहमत होंगे धीरे धीरे। महाजालीय शिक्षा प्रणाली ने और तंत्र ज्ञान ने, मैं जब पहली में था तो मुझे वर्णमाला पढ़ाई जाती थी और रटने के लिए कहा जाता था। ओ अनानास, ब बदक, मैं रटता था। फिर अध्यापक स्लेट पर लिखता था और हम उसको दोहराते थे। गिरवत गिरवत होतो आम्ही ते, अ 10 वेळा, ब 10 वेळा वगैरह। अब मैं आपको बताऊंगा कि अक्षर ज्ञान पढ़ाने की आवश्यकता नहीं रही। तुम्हारे घर में, मैं अध्यापकों को बताना चाहूंगा और छात्रों को भी बताना चाहूंगा कि आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनकी तरफ देखो। उनकी पीढ़ी में लिखने की आवश्यकता नहीं रही है। मैं छात्रों को और अध्यापकों को और 2-4 प्रश्न करना चाहूंगा कि 5 साल के पहले आप बैंक में जाते थे, क्या आज बैंक जाने की जरूरी है? 5 साल के पहले आप मार्केट में जाते थे, क्या आज मार्केट जाने की जरूरी है? 5 साल के पहले आप विंडो शॉपिंग करते थे, क्या आज विंडो शॉपिंग करने की आवश्यकता है? दोस्तों, आज न लिखने की आवश्यकता है, न रटने की आवश्यकता है, न उकेरने की आवश्यकता है। एक नया कौशल यदि नई पीढ़ी में आ जाएगा वह है टंकन। टंकन माने टाइपिंग। मोबाइल में हम टंकन करते हैं, लिखते हैं उंगलियों से, न्य प ख लिखते हैं और लिखा जाता है। मेरे जो पोते मेरे घर में पढ़ते हैं वो अब लिखते भी नहीं है। वो माइक ऑन कर देते हैं और गूगल गुरु को बताते हैं आइंस्टाइन। आइंस्टाइन खुल जा सिम सिम की तरह उसके सामने खड़ा होता है। और वह आइंस्टाइन भी कैसा? छायाचित्र के रूप में आता है, फिल्म के रूप में आता है, उसके सिद्धांत को लेकर आता है, उसके सिद्धांत की फिल्म आती है, आइंस्टाइन का जीवन चरित्र देता है, आइंस्टाइन का सिद्धांत देता है, वह स्पेस थ्योरी बताता है। गूगल में ज्ञान के सारे भंडार महाजालीय प्रणाली ने हमें इतने प्रभावी ढंग से उपलब्ध करा दिए हैं कि भाषा को लेकर न लिखने की आवश्यकता रही, न रटने की आवश्यकता रही। जो विज्ञान के छात्र है, मुझे मालूम है कि आपका कॉलेज आर्ट्स का है, समझ लो एक छात्र मेरे व्याख्यान से विज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि गणित अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही। आपको 1 से 9 और 0, ये डिजिट, 10 डिजिट यदि आप जानते हैं, और कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप गुना, जोड़, घटाना, वजाबाकी, बेरीज, गुणाकार, भागाकार, ये सब उसके साइन मालूम होगी तो आपको सारा गणित आ गया। न गणित पढ़ाने की आवश्यकता रही, न अक्षर ज्ञान पढ़ाने की आवश्यकता रही, न वर्णमाला पढ़ाने की आवश्यकता रही, न स्पेलिंग लिखने की आवश्यकता रही। जाओ
लिखो मोबाइल पर। मोबाइल पर्याय देता है, COLOR, COLOUR, COLORE। और जो उचित है वो बीच में रखता है बोल्ड में। वो बताता है कि आप जो स्पेलिंग लिख रहे हैं वो गलत है, ये बीच वाला सही है। स्पेल चेक है। मैं आपको बता रहा हूं कि भाषा के जितने भी हमारी क्रियाएं हैं, लिखना, बोलना, उच्चारण, ह्रस्व, दीर्घ, शुद्ध, अशुद्ध, ये सब महाजालीय शिक्षा प्रणाली पढ़ा सकती है, पढ़ाती है। स्पेल चेकर है। भाषांतर ट्रांसलीट है, ट्रांसलीट नाम का ऐप है, वो भाषांतर करता है, मशीनी ट्रांसलेशन करता है। संपादन है, आपके अध्यापक आप कोई कथा लिखते तो संपादन करते हैं, संपादन का ऐप आ गया है। जो बोलते हो वो लिखने का ऐप है, जो लिखते हो उसका उच्चारण है। आप ऑनलाइन शब्दकोश निकालो, उसमें एक माइक है, स्पेलिंग लिखो, COLOUR, तुम उच्चारण करोगे कलर, वह माइक दबा दो, वह कहता है कलर, कलर, कलर। र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। यह संगणक जितना प्रभावी ढंग से पढ़ाता है वो अध्यापक ने, क्योंकि अध्यापक का उच्चारण गलत हो सकता है, संगणक गलत नहीं होता। मुझे मालूम है कि संगणक पर, गूगल पर भाषांतर जो आता है वह मानवीय भाषांतर से कम स्तर का है, लेकिन दिनों दिन उसमें इजाफा हो रहा है। तो संगणकीय शिक्षा प्रणाली इतने सारे संसाधन लेकर हमारे पास आई है कि दिनों दिन हम कम प्रयासों में, कम श्रमों में ज्यादा काम कर सकते हैं। मैं छोटा उदाहरण देना चाहूंगा कि हिंदी में मुद्राक्षर वाचक है, एक ऐप है मुद्राक्षर वाचक, माने जो लिखते हैं वो पढ़ता है। उसका पढ़ना जो है ना, मुद्राक्षर वाचक, वह इतना धारा प्रवाही उच्चारण करता है कि हम गलत उच्चारण कर ही नहीं सकते। मनुष्य गलत उच्चारण कर सकता है, मशीन गलत उच्चारण नहीं करता। तो ये जो भाषा में शुद्धता की आवश्यकता महाजालीय शिक्षा प्रणाली जो सुविधा प्रदान करती है, वो मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए धीरे धीरे हम सबको, छात्रों को और अध्यापकों को, महाजालीय शिक्षा प्रणाली में जितने भी अवसर है, जितने भी संसाधन है, उनको समझ लेना चाहिए। मैं दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि अब ऐसी कल्पना करो कि एक परिच्छेद है और उस परिच्छेद का एनालिसिस करना है। तो ये संगणक आपको बता देगा कि ऊपर वाले परिच्छेद में है कितनी बार आ गया है, लेकिन कितनी बार आ गया है। तो इससे एनालिसिस की सिस्टम भी आ गई है। मैं तीसरी बात बता देना चाहूंगा कि ये संगणकीय प्रणाली पर एक शिक्षा के साथ परीक्षा प्रणाली भी है कि आपके अध्यापक मोबाइल डिवाइस पर, संगणक पर प्रश्न पत्र देंगे, आप उत्तर लिखेंगे, खुद जांच करेंगे, क्योंकि उसकी की भी उसके साथ आ जाती है। तो कैसा है देखो कि खुद डाउनलोड करो, खुद लिखो, खुद जांचो, खुद गुण हासिल करो, फिर और एक क्लिक दबाकर प्रमाण पत्र भी हासिल करो। MKCL नाम की एक व्यवस्था, जिन्होंने महाराष्ट्र को साक्षर कर दिया, संगणक साक्षर कर दिया, उनका MSCIT नाम का प्रोग्राम सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम है। वो मराठी में भी आ गया, पहले अंग्रेजी में था, अब मराठी में भी आ गया। धीरे धीरे हमारा सारा जो पाठ्यक्रम है वह सेल्फ प्रोग्राम के रूप में आ जाएगा। आज आपको वो कल्पना लगेगी, लेकिन हो सकता है कि अगले बरस भी पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होळकर सोलापुर विश्वविद्यालय मेरे इस व्याख्यान को सुनने के बाद अमल में लाएगा। वो क्या है कि जून में सोलापुर विश्वविद्यालय ये जाहिर करेगा कि इस वर्ष हिंदी के प्रथम वर्ष का ये पाठ्यक्रम है। छात्रों को आह्वान करेगा कि इस वेबसाइट पर आओ,
रजिस्टर करो, इतने पैसे भर दो, इतने पैसे भरने पर आपको सिलेबस मिलेगा, सिलेबस डाउनलोड करो, फिर आपको टॉपिक मिलेंगे। इस हफ्ते में पहला टॉपिक का सारा परिचय आएगा, उसको आप पढ़ो हफ्ते भर। फिर मैं ट्यूटोरियल दूंगा शनिचर को, सोमवार को उसका रिजल्ट आउट होगा और आपको हफ्ते का क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट बैंक सिस्टम महाजालीय शिक्षा प्रणाली की और एक सुविधा है कि वह आपको धीरे धीरे हर हफ्ते में आपकी कुशलता का मूल्यांकन करेगी, स्टोरेज करेगी और आपको बताएगी कि आप इतने अंकों के काबिल बन गए। हर पल छात्र इस व्यवस्था से अपनी काबिलियत गिन पाएगा, काबिलियत का संग्रह कर पाएगा और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि यह व्यवस्था उसको बताएगी कि 100 में से कितने क्रेडिट आपको मिल गए हैं। तो जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था आपको इस तरह से स्वयं शिक्षा की ओर धीरे धीरे ले जा रही है दुनिया में। तो ये स्विच ओवरिंग हो गया है, हमारे यहाँ कोरोना की वजह से वो आ गया, तो वो वापस लौटने की संभावना नहीं है। मैं सारे छात्र और अध्यापकों को आज ही बता देना चाहता हूँ कि कोरोना शायद खत्म भी होगा, खत्म होना चाहिए। आपके साथ मैं सहमत हूँ, आपके मत का ही हूँ। लेकिन कोरोना के खत्म होने के बाद ऑनलाइन शिक्षा खत्म होने वाली नहीं है। वह दुनिया भर में एक समांतर शिक्षा की व्यवस्था में उभरी है और वो विकसित हो रही है, दिनों दिन उसका विकास हो रहा है। इतने बहुत सारे संसाधन आ गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तो मैं संगणक या महाजालीय शिक्षा प्रणाली की बात कर रहा हूं। मैं आने वाले दिनों की बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं। इसके साथ एक नया वर्जन शिक्षा का आया है, वह है कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली। महाजालीय प्रणाली ये जैसे शिक्षा प्रणाली है, वैसे इसके आगे का वर्जन, नया संस्करण, सुधारित आवृत्ति महाजालीय शिक्षा प्रणाली की आ रही है। वो क्या है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षा प्रणाली। वह शिक्षा प्रणाली क्लाउडिंग सिस्टम इससे भी आगे का काम करेगी। विशेषकर जो विज्ञान और समाजशास्त्र जैसे या मनोविज्ञान जैसे विषय है, उनमें वो ज्यादा काम करेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रणाली में सबसे अंत में भाषा आएगी, क्योंकि भाषा एक ऐसी व्यवस्था है दोस्तों कि जिसमें माने ऐसी कल्पना करो कि एक विज्ञान का अध्यापक है, एक समाजशास्त्र का अध्यापक है और तीसरा भाषा का अध्यापक है। विज्ञान का अध्यापक जल्दी मर जाएगा, उसकी आवश्यकता जल्दी खत्म होगी। उसके बाद समाजशास्त्रीय अध्यापक बचे रहेंगे। सबसे अंत में कालजयी अध्यापक है वो भाषा का, क्योंकि भाषा व्यवहार अपने आप में एक मानवीय व्यवहार है। उसके लिए पर्याय बौद्धिक, कृत्रिम बौद्धिकता में नहीं है। मैं एक छोटा उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि ऐसा मैं क्यों कहता हूं। 1996 में मैं जापान में हिंदी पढ़ाने गया था। देखो, आज से 35 साल के पहले मैं जापान में टोक्यो, नारा, किंकाकुजी जैसे विश्वविद्यालयों में जाकर पढ़ा चुका। मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूं कि 96 में जापान में बौद्धिक कृत्रिम व्यवस्था कैसे आ गई थी, महाजालीय शिक्षा प्रणाली कैसे आ गई थी, और 1996 में जापान का छात्र कैसे था। मैं नया अध्यापक था, मैं कंप्यूटर लिटरेट नहीं था उस समय। मैं एक भोला भारतीय अध्यापक था और अंधेपन से मैंने पहली कक्षा में पढ़ाया, 1 घंटा पढ़ाया और मैं भारतीय अध्यापक था।
तो मैंने आदतन, आदत से मजबूर होते हैं ना, आदतन मैंने कहा, क्या कहा कि प्लीज राइट ए एक्सरसाइज फॉर टुमारो। हम अध्यापक लोग हैं ना, बड़े दुष्ट जीव होते हैं। छात्रों को जब तक होमवर्क नहीं देते हमें मोक्ष नहीं मिलता। हमें अच्छा नहीं लगता कि हम छात्रों को परेशान नहीं करते, तब तक हमारे अध्यापक होने पर मुहर नहीं लगती। तो मैंने कहा कि अब मैंने छायावाद पढ़ाया है, इस पर मैं एक होमवर्क देना चाहता हूं, आप लिखिए। मैं ये देख नहीं रहा था कि मैं जो बता रहा हूं मेरे छात्रों के सामने पुस्तकें नहीं है, कापियां नहीं है। उनके सामने उस समय लैपटॉप थे, 96 डेस्कटॉप थे, और वो टाइप करते थे। जब मैंने कहा राइट ए एक्सरसाइज फॉर टुमारो, तो एक छात्रा थी, उसने उंगली उठाकर मेरा ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने कहा, सर वी कांट राइट, सर हम लिख नहीं सकते, वी ओनली टाइप राइट। तो मैंने अपने आप को दुरुस्त किया, संशोधित किया, और मैंने कहा टाइप राइट एक्सरसाइज फॉर टुमारो। 1996 में जापान में लिखना बहिष्कृत हो गया था। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, नारा में गया था मैं। नारा में योशिया की सुजुकी नाम के मेरे दोस्त थे, ज्वालामुखी पत्रिका चलाते थे। उनके विभाग में मैं पढ़ाने गया। तो वह संशोधन विभाग था, भाषा अनुसंधान केंद्र था जापान का, हिंदी का था। और योशिया की सुजुकी मुझसे ज्यादा अच्छे ढंग से हिंदी बोलते थे। जब मैं गया नारा में योशिया की के पास, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। तो मैंने कहा महाराष्ट्र से। तो कहने लगे तो आपके साथ संस्कृत प्रचुर बोलना चाहिए। आप लखनऊ से आते तो मैं उर्दू प्रचुर बोलता। एक जापान का अध्यापक, भाषा का अध्यापक, वह भाषा की शैलियां जानता था कि हिंदी लखनऊ में कैसे बोली जाती है, बंबई में कैसे बोली जाती है। वो मुझे बता रहा था। क्या मैं आपके साथ बंबई या हिंदी बोलूं? मैंने कहा नहीं, कोल्हापुर की हिंदी में बोलो, संस्कृत प्रचुर हिंदी। वहां एक अनुसंधान चल रहा था उन दिनों, 96 में। अनुसंधान क्या था? कंप्यूटर से कविता बनाना। योशिया की शिकायत कर रहा था कि मैं शब्दों को इनपुट में देता हूं तो शब्द ठीक आते हैं, कविता बनती है, लेकिन भाव नहीं आते। कविता भावात्मक होती है, शब्दात्मक नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम महाजालीय शिक्षा प्रणाली से कितने भी संसाधन जोड़े, लेकिन जब तक भाषा का फ्रैग्रेंस, भाषा का सुगंध, मानवीयता का स्पर्श, मानवीय संवेदना, ये ऐसे शिक्षा के साधन है कि जो अध्यापक को शिक्षा में बनाकर ही रहेंगे। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही जो मंजूरे खुदा होता है ना, जो मंजूरे समय को होता है। समय ये बताता है दोस्तों कि लाख संसाधन हम महाजालीय प्रणाली में लाएं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में लाएं, मनुष्य शिक्षा व्यवस्था से घटेगा नहीं, बचकर रहेगा। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था अपने आप में एक विटल प्रोसेस है, वो एक जीवंत प्रक्रिया है। मैं सारे छात्रों को बता देना चाहता हूं कि आप जरूर अपने आप में संगणकीय कौशल का विकास जरूर करें, लेकिन इसके साथ साथ आज की तारीख में हम दुनिया में एक नया अनुसंधान कर रहे हैं ई बुक्स पर। वो ई बुक्स क्या है आप जानते हैं? किंडल। किंडल पर हम अनुसंधान कर रहे हैं कि किंडल, आज तो बस पटल पर हम देखते हैं, टॉकिंग किंडल पर आज की तारीख में हम काम कर रहे हैं। सिडैक उसमें काम कर रहा है, जापान उसमें काम कर रहा है, चीन उस पर काम कर रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे जितने भी विषय है, मनोविज्ञान हो,
समाजशास्त्र हो, भाषा हो, भूगोल हो। भूगोल आज की तारीख में सबसे विकसित महाजालीय प्रणाली का विषय है। जीपीएस सिस्टम ने कमाल कर दी है। जीपीएस सिस्टम हमें सारी दुनिया मुट्ठी में लाकर रख रही है। भूगोल जल्दी विकसित हो गया है महाजालीय प्रणाली पर। फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महाजाल पर ऐसे ऐसे संसाधन हमने विकसित किए हैं कि जिन साधनों के जरिए हम आने वाले दिनों में बहुत संगठित रूप में बड़े व्यापक ढंग से दुनिया को पढ़ा सकते हैं। आज की तारीख में महाजालीय प्रणाली का एक सपना है। वो क्या है कि जैसे हम ग्लोब ग्लोबल दुनिया की सोच रहे हैं, विश्व नीडम की सारी दुनिया एक हो, वर्ल्ड विल विलेज, ये सारी दुनिया देहात बनने की जो कल्पना है ना, वो शिक्षा में दोस्तों जल्दी आने वाली है। कि सारी दुनिया में एक जैसी शिक्षा आने वाले दिनों में कारगर होगी। जैसे डॉलर दुनिया में आ गया, अंग्रेजी दुनिया में आ गया, शिक्षा के संसाधन भी समान रूप से दुनिया में आ जाएंगे। इसलिए महाजालीय शिक्षा प्रणाली आने वाले दिनों के लिए वरदान सिद्ध होने वाली है। बस कुशलता इस बात की है कि अध्यापक कितने संसाधनों से हमारे अध्यापन को प्रभावी ढंग से पढ़ाएं। मैं बता देना चाहूं कि हमारे अध्यापक यदि पटल के साथ ऑडियो क्लिप्स, ऑडियो वीडियो क्लिप्स, तरह तरह के एप्स, इनका प्रयोग रोजाना अध्यापन में करेंगे तो हमारा अध्यापन और विकसित हो सकता है। एक छोटी बात बताकर मैं अपनी इस व्याख्यान का समारोह करना चाहूंगा। मैंने बस दो ही प्रणालियों के बारे में आपको बताया। एक है महाजाली, जिसको इंटरनेट बेस्ड लर्निंग एंड टीचिंग कहा करते हैं, और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एएल सिस्टम ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। इसके साथ एक तीसरी व्यवस्था विकसित हो रही है, वह है थ्री डी सिस्टम ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। थ्री डायमेंशनल एजुकेशनल सिस्टम आ गई है। ये थ्री डी सिस्टम, या जिसको और एक नाम आ गया है वर्चुअल सिस्टम, ये वर्चुअल वर्जन महाजालीय प्रणाली में कुछ ही दिनों के पहले, बरसों के पहले समझ लो, मैं मलेशिया गया था। मलेशिया बहुत छोटा देश है। कितना छोटा, ऐसी कल्पना करो कि हमारे महाराष्ट्र जितना ही मलेशिया है। भूगोल के अध्यापक आपको बता देंगे इतना छोटा प्रांत शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकसित है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उनके क्लास में मैं ट्रेनिंग के लिए गया था। वो थ्री डी ट्रेनिंग थी। वो जो थ्री डी क्लास मैंने देखा, वर्चुअल क्लास, उस वर्चुअल क्लास में क्या क्या सुविधा थी मैं आपको बताऊंगा। आने वाली दुनिया में महाजालीय शिक्षा प्रणाली क्या करिश्मा लेकर आ रही है। एक तो बात मैं बता देना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हमारी कक्षाएं स्वाइप वॉल से बनेगी। स्वाइप वॉल से आज हमारा ये मोबाइल स्क्रीन जैसे स्वाइप करते हैं, वैसे हमारी सारी दीवारें कक्षा की स्वाइप होगी और छात्र स्वाइप करके टॉपिक बदलकर देख पाएंगे। हमारी जो फर्श होगी वो फर्श भी वर्चुअल होगी, माने सॉफ्ट होगी। हमारा छत होगा वह भी सॉफ्ट होगा। क्लास होगी वो तो थ्री डी होगी। जिस क्लास में मैं पढ़ने के लिए गया था, ट्रेनिंग के लिए गया था, उस क्लास में क्या क्या सुविधा थी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उस क्लास में भूकंप आने पर क्या होता है ये दिखाया गया। वो जो अध्यापक थे वो अनाउंस करते थे
कि आज अभी मैं पहले आपको 3 रिश्टर का भूकंप अनुभव कर दूंगा, और एक बटन दबाते थे तो हमारी कुर्सियां धीरे धीरे हिलती थी। वो फिर 5 रिश्टर का बटन दबाते थे तो पहले की तुलना में ज्यादा कुर्सियां हिलती थी। जब उन्होंने 7 और 8 का बटन दबाया तो हमारी कुर्सियां पलटी हो गई, पूरी कक्षा तितर बितर हो गई। भूकंप, अनुभूत भूकंप कक्षा में हम दिखा सकते हैं। कक्षा में इंद्रधनुष दिखा सकते हैं। कक्षा में सूर्य ग्रहण दिखा सकते हैं। कक्षा में बारिश आ सकती है। कक्षा में बाढ़ आ सकती है। ये मैं कोई फैंटेसी नहीं बता रहा हूं, मैं कोई कल्पना का जाल नहीं बुन रहा हूं। दुनिया में 3D क्लास सिस्टम में ये सारे करिश्मे उन्होंने, वो ऐसा कहते हैं कि हमारी शिक्षा एक दूसरी दुनिया है। दूसरी दुनिया, इसका अर्थ यह है कि छात्र अपनी निजी जिंदगी में जो सारे अनुभव करना चाहता है वह सारे अनुभव हम आने वाले दिनों में आपकी कक्षा में आपको दिखा देंगे। एक छोटा उदाहरण और मैं देकर अपना व्याख्यान समाप्त करूंगा कि शिक्षा नाम की चीज क्या है। स्काइपी नाम का एक ऐप है, एक डिवाइस है, जिसके जरिए दूर दराज बैठे हुए 2 आदमी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ऐसी कल्पना करो कि भारत की एक लड़की कैलिफोर्निया में है और उसकी माँ कोल्हापुर में है। स्काइपी में माँ उसको एक पाकशाला का पाठ पढ़ा रही है। वो पाठ क्या है? पाक कसा तयार करायचा। पाक जो तयार होतो ना, त्याच्या 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, माने वो माइल्ड होगा, थोड़ा और घना होगा और थोड़ा घना होगा, स्काइपिंग में दिखाया जा सकता है। नई स्काइपिंग सिस्टम में ये प्रयास हो रहा है कि उसमें गंध भी आएगा, उसमें भावना भी आएगी। कोल्हापुर में जो पकवान बन रहा है उसकी गंध कैलिफोर्निया में आएगी। अनुसंधाता हमारी शिक्षा को नए काल में मानवी शिक्षा व्यवस्था से समांतर, पुख्ता, सशक्त बनाने में जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे सामने आह्वान है, चुनौती है, वो ये है कि हम मानवीय शिक्षा बेहतर ढंग से पढ़ाएं, और मानवीय शिक्षा के साथ यदि तंत्र ज्ञान को जोड़ देंगे, तंत्र ज्ञान के सारी सुविधाओं को जोड़ देंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य का संभावित जो हमारी पढ़ाई है, पढ़ाना है, हमारी शिक्षा दीक्षा है, वह आज की तुलना में ज्यादा प्रभावी, ज्यादा सशक्त और ज्यादा स्मरणशील रहेगी। मैं एक छोटा उदाहरण देकर इसको खत्म करूंगा। ये मेरी आदत है, मैं ऐसा कहते कहते बढ़ाता हूं, मुझे मालूम है, लेकिन ये अंतिम पड़ाव है मेरा, कि मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हमारा पठन पाठन ऐसा होना चाहिए कि जैसे जाकिर हुसैन मुलानी हमारे जो अध्यापक है हिंदी के, टेम्बुर्नी के, वह अपनी कक्षा में अपनी कविता को ऐसा पढ़ाएं कि छात्रों को ये लगे कि जाकिर हुसैन मुलानी जी का कक्षा का अध्यापन यूट्यूब पर के किसी अध्यापक से बेहतर है। ये हमारे सामने चुनौती है, क्योंकि पहले जाकिर हुसैन मुलानी आपके अकेले अध्यापक थे। आप यूट्यूब पर जाइए, खान एकेडमी में जाइए, माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग ग्रुप पर जाइए, तो आपको सैकड़ों हिंदी के अध्यापक आपसे बेहतर पढ़ाने के लिए आएंगे। प्रतियोगिता है, स्पर्धा है,
हिंदी पढ़ाने वाले 10 छात्र छात्रों के सामने है। छात्रों को चुनना है कि उसका अध्यापक कौन होगा, उसका महाविद्यालय कौन होगा, उसकी प्रणाली क्या होगी। ऐसे काल में जब हम महाजालीय शिक्षा प्रणाली पर विचार करते हैं तो उसका अर्थ यह है कि जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है इसको बेहतर बनाए बगैर हम टिक नहीं पाएंगे। महाजालीय शिक्षा प्रणाली हमारे सामने एक सशक्त पर्याय बनकर उभरी है। मैं छात्रों को बता देना चाहूंगा कि आपके लिए यह वरदान है, यह एड ऑन सिस्टम है। इस एड ऑन सिस्टम को मूल सिस्टम के साथ जोड़कर यदि अपने आप को आप कक्षा में आते रहेंगे तो ये आपकी कक्षा में होने वाला अध्ययन अध्यापन और बेहतर ढंग से होगा। मैं जिस ढंग से पढ़ता था उससे बेहतर ढंग से पढ़ाने का प्रयास महेंद्र कदम जी जो आपके प्रधान अध्यापक है, जाकिर हुसैन मुल्लानी जो आपके अध्यापक है, अनिल जाधव जो आपके अध्यापक है, ये सारे अध्यापक मेरे व्याख्यान से प्रयास क्या कर रहे हैं, वो प्रयास ये कर रहे हैं कि आज की तारीख में वो जिस ढंग से पढ़ाते थे उससे बेहतर ढंग से भविष्य में पढ़ाने का उनका प्रयास है। आप उनके प्रयास में हाथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलते जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा कारवा भारतवर्ष में निकलेगा कि जो शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में एक नई सशक्त छात्रों की फौज खड़ा करेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान बस एक प्रेरणा की चिंगारी है। वो चिंगारी भी यदि मैं दे पाता तो मैं इस अपने व्याख्यान को सार्थक समझूंगा। मैं दोबारा आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने मुझे चुना। पता नहीं आपको पछतावा हुआ या सुविधा हो गई, वो तो समय तय करेगा। बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद। जाधव सर, हा आवाज आभार येतो माना माझा? तुम्ही. हो, येतो येतो. हो, हो. धन्यवाद सर जी। आप सभी को मेरा सादर पूर्वक नमस्कार। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। विठ्ठलराव शिंदे कला महाविद्यालय टेंभुर्णी, हिंदी विभाग, IQAC, महाराष्ट्र राज्य हिंदी परिषद, हिंदी अध्ययन मंडल, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर विश्वविद्यालय सोलापुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अध्ययन अध्यापन प्रणाली सप्त दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। कार्यशाला का उद्घाटन प्रसिद्ध साहित्यकार, लेखक, ज्येष्ठ विचारक, प्राध्यापक डॉक्टर सुनील कुमार लवटे जी से संपन्न हुआ है। सर जी ने महाजलीय शिक्षण प्रणाली, सुविधा और संभावनाएं ये विषय लेकर पिछले 1-1.5 घंटों से हम सभी ज्ञानधारक के रूप में उनके विचार हम सुनने के लिए बैठे हैं। उनके विचारों ने हमें मंत्रमुग्ध किया है। इसका कारण सर जी के प्रभावशाली भाषण के विचारों ने हमें आकर्षित किया है। आदरणीय लवटे सर जी, आपके शब्द विचारों से हमें प्रेरणा मिली है, हम जरूर प्रेरणा ली है। आपने जो कहा है उनका जरूर हम स्वीकार करेंगे, छात्राओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप हमारे साथ सदैव रहे। आपने आपका अमूल्य समय हमें दिया सर जी। इसी कारण हमारी संस्था महाविद्यालय के प्राचार्य हिंदी विभाग की ओर से आपको सर जी मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात सर जी यह है कि आप जैसे प्रतिभा संपन्न अतिथि को, व्याख्याता को
यहाँ आमंत्रित करके जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया वे हमारे कॉलेज के लाडले प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र कदम सर जी, हमारे हिंदी विभाग के विभाग प्रमुख मोलानी सर जी। इन दोनों ने आपके यहाँ विचार सुनने के लिए यहाँ आपका अवसर प्रदान कर दिया सर जी। इसलिए मैं हमारे कॉलेज के प्राचार्य, हमारे विभाग के विभाग प्रमुख दोनों का भी मैं यहाँ आभार प्रदर्शित करता हूं। यह कार्यशाला के लिए महाराष्ट्र हिंदी परिषद प्रधान सचिव डॉक्टर गजानन चौहान, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अनिल सालुंके, इन्होंने भी हमें चालना दी है। इन दोनों का भी हम महाविद्यालय की ओर से आभार प्रदर्शित करता हूं। सोलापुर हिंदी विश्वविद्यालय अध्ययन मंडल के अध्यक्ष चेयरमैन डॉक्टर सुरैया शेख मैडम जी ने भी बहुत बड़ा योगदान इस कार्यशाला के लिए दिया है। महाविद्यालय की ओर से मैं मैडम जी का भी आभार प्रदर्शित करता हूं। हमारे कॉलेज के हिंदी विभाग प्रमुख मुलानी सर जी का भी मैं यहाँ आभार प्रदर्शित करता हूं। IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नेताजी कोकाटे जी का भी मैं यहाँ आभारी हूं। हमारे सदस्यों ने उचित योगदान दिया जिनके वजह से यह प्रोग्राम खूबसूरत हुआ। वे हमारे सभी सदस्य डॉक्टर दास, डॉक्टर गायकवाड़ सर जी, प्राध्यापक साटे, डॉक्टर काले, डॉक्टर शोभा खंदारे, प्राध्यापक वाघमारे सर, डॉक्टर नाड़े सर, प्राध्यापक कुनाड़े सर, प्राध्यापक कुंदे मैडम, उपास्य सर, कुटे मैडम, डॉक्टर माने, मुळे सर, कॉलेज के सभी सेवक वर्ग सभीयों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन सभीयों का भी मैं आभार प्रदर्शित करता हूं। इसी के अलावा अनेक महाविद्यालय के प्रोफेसर, उनके छात्र, श्रोतागण, इन सभीयों ने इन व्याख्यान के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनका भी सभीयों का मैं महाविद्यालय की ओर से फिर एक बार आभार प्रदर्शित करता हूं। सर जी, आपने बहुत बड़ा योगदान दिया। आपका व्याख्यान सुनकर फिर सभी हम मंत्रमुग्ध हो गए। फिर एक बार हमें आपका मौका मिले तो जरूर हम प्राचार्य साहब जी की ओर से फिर एक बार आपको मैं ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन आमंत्रित करना चाहता हूं। सर जी, फिर जरूर एक बार केम्बुर्नी कॉलेज को आइए और फिर एक बार हमें मार्गदर्शन करिए। हम आपका स्वीकार जरूर करेंगे सर जी। और यहाँ आभार प्रदर्शन का कार्यक्रम मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद।